आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सम्राट कुबिले खान, जो कि एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म के विकास में, उसके विस्तार में एशिया में उनका बड़ा एक नाम भी है। तो कुबिले खान के जीवन कार्य से और उनके राजकाज से इस समय हम आपको परिचित करवा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कुबिले खान ने अपने गुरु को जो पदवी दी थी वो पदवी थी फगपा, आर्य गुरु। इस तरह की उन्होंने उपाधि दी थी और इस उपाधि से उन्हें आज भी तिब्बत में पहचाना जाता है। वैसे कुबिले खान का संबंध ये चीन से ज़्यादा जुड़ा रहा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चीन से बुद्ध धर्म को नहीं स्वीकारा, बल्कि उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकारा ये तिब्बत से। सम्राट कुबिले खान को दूर मंगोलिया का कराकोरम राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं लगा और इसलिए उसने पितृदेश होने के कारण मंगोलिया के साथ चाहे जितना भी सद्भाव रहा हो, किंतु वो एक विशाल साम्राज्य के शासन के लिए अनुकूल स्थान नहीं हो सकता था, ऐसा सम्राट कुबिले खान का मानना था। और इसलिए काराकोरम को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने जहां यातायात की अधिक सुविधा थी वो पेकिंग, यहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और अगले साल सम्राट कुबिले खान ने पितरों की पूजा के लिए राजधानी में एक भव्य धर्मशाला बनवाई। ये 1263 की बात है। मार्को पोलो अपने यात्रा वर्णन में ये बात लिखते हैं। वो आगे लिखते हैं कि तातारी ये वैसे बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वह दान देना अच्छा नहीं समझते थे, किंतु बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर उनके समझ में आ गया कि दूसरों की सहायता करना यह पुण्य कर्म है। तातारी के जो लोग थे वो बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले दान देना ठीक नहीं मानते थे, लेकिन बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद वे ये समझ गए कि लोगों की सहायता करना, उनके काम आना, ये कितनी अच्छी बात है। सम्राट कुबिले खान के संबंध में जो बात मार्को पोलो लिखते हैं वो ये है कि सम्राट दान बहुत करता है और गरीब लोगों को साल भर के भोजन का सामान दान में देता है। उसके दरबार के पास ही अनाथालय है, जो चाहे वहां जाकर गर्म रोटियां ले सकता है और प्रतिदिन प्राय 30,000 आदमी इस अनाथालय से भोजन पाते हैं। तो देखिए कि कुबिले खान का जो प्रैक्टिसिंग रहा है वो लोगों का मददगार के रूप में रहा है। वैसे सुंग राज्य भी बाकी था। 1264 ईस्वी की बात है। सुंग सम्राट लिचुंग के मरने के बाद उनका भतीजा तुचुंग गद्दी पर बैठा और मंगोलों ने सुंग वंश की शक्ति को इतना सीमित कर दिया था कि सम्राट कुबिले को उससे बहुत खतरा नहीं रह गया था, क्योंकि मंगोलिया पर अब इस तरह से कुबिले खान का नियंत्रण था कि अब उनको कोई दूसरा आह्वान नहीं था, दूसरा कोई चैलेंज नहीं था। और इसी कारण कुबिले को उसकी बहुत चिंता नहीं थी कि अब सुंग राज्य की ओर से कोई खतरा हो। ये 1265 ईस्वी की बात है। जगताई खान मुबारक शाह की मृत्यु हुई। सम्राट कुबिले ने उसकी जगह बरेर को खान बनाया। कुबिले ने वहां पर बरेर को खान बना दिया और मुबारक शाह की मृत्यु के बाद और फिर 1267 में सम्राट कुबिले ने सुंग वंश का मूलोच्छेद करने के लिए दक्षिण चीन के बचे हुए हिस्से पर आक्रमण कर दिया। और ये जो सबसे भीषण लड़ाई थी, इसका जिक्र जो है इतिहास में एक भीषण लड़ाई के रूप में होता है। यह भीषण लड़ाई सियांगमंग सियांगफू में हुई थी और ये 1268 ईस्वी में मंगोल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसे 3 साल तक नगर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली और इसी प्रकार 1266 ईस्वी में सम्राट कुबिले ने जापान के सम्राट को अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेशा भेजा। आप देखिए कि मंगोल, जापान और यहाँ से कुबिले खान जापान के सम्राट को अपना संदेशा भेज रहे हैं कि वो उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें। जापान के जो सम्राट हैं उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और तब सम्राट कुबिले ने जापान पर आक्रमण करने के लिए भारी तैयारी करनी शुरू कर दी।
लेकिन जापान की भौगोलिक स्थिति आप देखते हैं कि वो एक द्वीप होने के कारण जापान पर नौसेना द्वारा ही आक्रमण संभव था। इस युद्ध में मंगल सेना को हार माननी पड़ी क्योंकि वे नौसैनिक नहीं थे, और फिर मंगोल सेना को इसमें हार माननी पड़ी और सामुद्रिक तूफान की वजह से सारा सैनिक बेड़ा नष्ट हो गया। इसमें मंगोल का बड़ा नुकसान हुआ और यह असफलता सम्राट कुबिले के विशाल साम्राज्य में उसकी धाक के कम होने का कारण नहीं हो सकती थी। सन 1271 में सम्राट ने अपने वंश का नया नाम युआन रखा। अब कुबिले खान जिस वंश के नाम से जाने जाने लगे वो युआन था और इसी नाम से वो चीन में अब प्रसिद्ध है। अब चीन में ये जो संप्रदाय है कुबिले खान का, वो उनका वंश ये चीन में इसी नाम से जाना जाता है और युआन साम्राज्य समस्त एशिया और यूरोप के विस्तृत भूखंडों में फैला है। पश्चिम में बल्गेरिया, हंगरी और रूस और पूर्व में प्रशांत सागर तक और दक्षिण में वो हिंद, चीन, तिब्बत और भारत के सीमांत तक फैल गया था। इस युआन का जो फैलाव है वो उस वक्त में सम्राट कुबिले के समय इतने क्षेत्र में ये प्रशांत सागर तक दिख रहा था। दक्षिण में हिंद, चीन और तिब्बत और भारत के वो जो सीमांत प्रदेश है वहाँ तक वो फैल गया था और ये बल्गेरिया पश्चिम में और हंगेरी तक युआन का हमें फैलाव दिखता है। और आज भी कुछ लोग इस संप्रदाय से जुड़े हैं, इस वंश से जुड़े हैं। तो आज की बात में यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे और कल जब मिलेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।